नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे सियासत से जुड़ी उन सभी खबरों की जो आज सुर्खियों में बनी हुई हैं। जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर यूपी में सियासत अपने चरम पर है, तो वहीं आर्मी चीफ चंद्रशेखर के हमले के बाद उन्होंने लोगों से अपील की है कि माहौल न खराब करें, सब कुछ संविधान के दायरे में रहते हुए किया जाएगा। साथ ही लखनऊ के डीएम ने माना है कि एलडीओ और नगर निगम आईजीआरएस के मामले में हीला हवाली करता है और शिकायतों का निस्तारण नहीं करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खबरों पर चर्चा करेंगे हम विस्तार से। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। यूपी में दलित आदिवासी प्लान पर काम कर रहे संघ ने शाखा विस्तार का अभियान तेज कर दिया है। दरअसल दलित आदिवासी के साथ ही घुमंतू जातियों के बीच सक्रियता बढ़ाने की योजना के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं। संघ के सूत्रों की माने तो संघ प्रमुख के दौरे पूर्व निर्धारित होते हैं, उसमें सिर्फ संघ की समीक्षा होती है। लेकिन संघ प्रमुख के इस प्रवास के दौरान बीजेपी नेताओं के भी उनसे मुलाकात करने के साथ ही उनके मिलने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जाहिर है कि संघ प्रमुख की नजर सामाजिक स्थिति के साथ राजनीतिक हालात पर भी रहेगी। संघ सूत्रों के मुताबिक यूपी की सियासी जमीन अभी बीजेपी के लिए अनुकूल है। ऐसे में हर वर्ग तक संघ के विचार का प्रसार कर इसे और मजबूती देने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल अपने शताब्दी साल में संघ का लक्ष्य हर न्याय पंचायत तक शाखा विस्तार का है। जहां शाखा विस्तार ना हो सके वहां भी विस्तारक पहुंचे और हर न्याय पंचायत में संघ के विचार से जुड़ा कम से कम एक व्यक्ति जरूर हो। संघ इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। साथ ही संघ शिक्षा वर्ग के प्रथम साल का प्रशिक्षण पूरा कर चुके विस्तारकों को दलित बस्तियों और उन न्याय पंचायतों की अहम जिम्मेदारी दी जाएगी जहां संघ को सक्रियता की फिलहाल बेहद जरूरत है। तो देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंच रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हम सीधा रुख करेंगे गौरव का, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का यूपी दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। ये दौरा प्रस्तावित कब किया गया है और इस दौरे के सियासी मायने क्या है गौरव? देखिए मुस्कान, दौरा अहम है क्योंकि इस दौरे के माध्यम से तमाम समीकरण यहाँ पर बैठाए जाएंगे और हम देख रहे हैं कि संघ प्रमुख क्या आरएसएस पूरी जो यहाँ पर विंग है आरएसएस है वो पूरी तरह यहाँ पर 24 चुनाव को लेकर सक्रिय है और यहाँ पर तमाम तरह के तमाम कार्यक्रम के माध्यम से दौरों के माध्यम से यहाँ समीकरण साधे जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सरकार में दत्तात्रेय होसबोले की, तो वो भी यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी यहाँ पर बैठकें ले रहे हैं। चाहे हम काशी क्षेत्र की बात करें, चाहे हम कानपुर क्षेत्र की बात करें, चाहे अयोध्या क्षेत्र की बात करें, चाहे अवध क्षेत्र की बात करें, लगातार बैठक चल रही है पूर्वी क्षेत्र में। और इसके अलावा इस बैठकों का मेन जो उद्देश्य है वो यहाँ पर जो अभी हाल में हमने देखा है, तमाम प्रचारक पन प्रचारक वहाँ बदले गए हैं, तमाम जिला प्रचारक बदले गए हैं। जो यहाँ पर जो नई नई जिम्मेदारी दी गई है उन सबके अंदर उत्साह फूकने के साथ साथ रणनीति कैसे बनानी है ये भी अहम है। और जिस तरह से यहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत आगामी दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश आने वाले हैं, उसको लेकर भी तमाम तरह की सरगर्मियाँ चल चुकी हैं कि आखिर क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर समीक्षा भी होगी, जो लगातार बैठकें चल रही हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और एक अलग प्रयास किया जाएगा कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, जो घुमंतू समुदाय है, इसको भी एक साथ एकजुट करने के लिए, उनके बीच अपना संदेश देने के लिए, जो आदिवासी वर्ग है उनको अपने साथ मुख्य धारा में लाने के लिए यहाँ तमाम तरह के कार्यक्रम आने वाले समय में हमको देखने को मिलेंगे। मुस्कान, बिल्कुल, लेकिन देखिए गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि जो आदिवासी समुदाय है, जो घुमंतु जनजातियां हैं, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य लेकर आरएसएस प्रमुख फिलहाल यूपी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में आरएसएस प्रमुख का ये दौरा किन किन पार्टियों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है गौरव? देखिए यहाँ पर आरएसएस जब कोई काम करती है तो वो उसका लाभ जो बीजेपी को मिलता है, और जब आरएसएस कहीं पर नुकसान होता है या कहीं सक्रियता कम होती है तो उसका नुकसान भी बीजेपी को होता है। क्योंकि हमने अभी देखा है कि आरएसएस तमाम समीक्षा करती है। जो कर्नाटक चुनाव हुआ है जहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उसकी भी समीक्षा की गई थी। कहा गया था कि कहीं ना कहीं संगठन की यहाँ पर निष्क्रियता के चलते बीजेपी को कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा है। तो निश्चित रूप से जो समीक्षा हुई थी उसके बाद देखा गया था कहीं ना कहीं आरएसएस को अपनी भूमिका निर्वाह करने
करनी पड़ेगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार आरएसएस के नेताओं उनके दौरे किए जा रहे हैं, संगठन बदला जा रहा है, तमाम नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है और साफ होने के लिए, बेहतर रणनीति के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगातार दौरों का जो कार्यक्रम है वो जारी है। कारण केवल यही है कि केंद्र की अगर कुर्सी तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर जाना है। और जहां पर बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने की बात कर रही है, तो उसको लेकर यहाँ पर आरएसएस के तमाम दौरे बड़े महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और जब आरएसएस के दौरे यहाँ पर होंगे, सक्रियता यहाँ पर होगी, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर नुकसान होने की पूरी उम्मीद मुस्कान नजर आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने गौरव। देखिए, विपक्षी पार्टियों का नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस जहां भी सक्रिय रहता है उसका सीधा मुनाफा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन देखिए गौरव, 5 दिवसीय दौरा इनका निर्धारित किया गया है। यूपी के वो कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर फिलहाल बीजेपी की नजर है और जहां पर आरएसएस प्रमुख दौरे पर जा रहे हैं? देखिए यहाँ पर अगर क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर लखनऊ प्रवास पे रहेंगे और यहाँ बैठकों का दौर जारी रहेगा। मैंने आपको बताया कि जो सरकायबाद तरल होसबेले हैं वो भी लगातार बैठक ले रहे हैं। बैठकें अयोध्या क्षेत्र की बात करें, चाहे काशी क्षेत्र की बात करें, चाहे अवध क्षेत्र की बात करें, चाहे कानपुर क्षेत्र की बात करें, इन सभी जगहों पर मेहनत की जा रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर संघ प्रमुख यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात भी यहाँ पर करेंगे, ब्रज क्षेत्र की बात भी यहाँ पर करेंगे। और जो भूमिका है यहाँ पूर्वांचल में बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र में किस तरह डैमेज कंट्रोल को पूरा किया जाए, कि पश्चिम क्षेत्र में बहुत अच्छा यहाँ पर बीजेपी को अपना समीकरण नजर नहीं आ रहा है। कि जिस तरह से अभी किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो हमने देखा किसी कानून को लेकर बवाल हुआ था, उसके बाद जो किसान आंदोलन में जो घटना हुई थी लखीमपुर के तिकोनिया कांड है, उसको लेकर ही बात कही जा रही थी। और अभी हाल में ब्रजभूषण शरण सिंह का और पहलवानों का जो मुद्दा सरगर्मी में दौर में बना हुआ था, कहीं कहीं तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर कहा जा रहा था कि इसको लेकर नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको क्षेत्र बताए हैं, काशी बात हो गई या अयोध्या क्षेत्र की बात हो गई, अवध क्षेत्र की बात हो गई, कानपुर क्षेत्र की बात हो गई, ब्रज क्षेत्र की बात हो गई, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो गई, तमाम जगहों पर यहाँ पर दौरे की उम्मीद रहेगी। फिलहाल लखनऊ प्रवास पर रहेंगे और सभी जो नेता हैं और सभी जो पदाधिकारी हैं आरएसएस के, वो उनसे गुर भी लेंगे किस तरह चुनाव लड़ना है। सक्रियता बड़ी अहम है और फिलहाल ये सक्रियता की जिम्मेदारी आरएसएस ने अपने कंधों पर ले ली है। ठीक है गौरव, देखिए 80 सीटों वाला प्रदेश है यूपी। ये कहा जाता है कि जो यूपी में जीतता है वो दिल्ली में भी अपनी सरकार बनाता है, यानी कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होकर जाता है। ये पुरानी कहावत है, राजनीति में हमने और आपने सभी ने सुनी होगी। लेकिन गौरव, क्या माना जाए कि आरएसएस प्रमुख के दौरे को भारतीय जनता पार्टी विजय प्लान के तौर पर देख रही है? देखिए यहाँ पर विजय प्लान है कि नहीं है वो आने वाले समय में स्पष्ट होगा मुस्कान। पर एक बात तो स्पष्ट है, जहाँ मेहनत होती है वहाँ परिणाम सकारात्मक आते हैं। और बीजेपी की यही नीति बीजेपी को 2 बार से कार्यकाल में बनाई हुई है। और यही नीति, यही मेहनत, यही लगन, यही यहाँ पर चुनावी स्तर पर मेहनत करना बीजेपी को यहाँ पर 37 साल बाद पुराने मिथक को तोड़कर सत्ता में वापस लेके आया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला है। तो जहाँ मेहनत होती है वहाँ पर लाभ होता है और मेहनत के कारण यहाँ पर बीजेपी केंद्र में दूसरी बार कार्यकाल पे बैठी हुई है और यहाँ उत्तर प्रदेश में दोबारा आई है। और रही बात उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। और जब सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किसी क्षेत्र में होती है, किसी प्रदेश में होती है, तो वहाँ पर जो आलाकमान होता है किसी पार्टी का, वो विशेष सक्रियता रखता है। और फिलहाल इस तरह के दौरे आने वाले समय में होते रहेंगे। हम पहले भी देखे तमाम तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जनता संवाद स्थापित किया जा रहा है और आने वाले समय में भी हमको तमाम तरह के इस तरह के दौरे, संगठन की बैठकें, रैलियां और महासभाएं देखने को मिलती रहेगी मुस्कान। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय यूपी दौरे पर आ रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो घुमंतु जनजातियां हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत यूपी दौरे पर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है संघ प्रमुख का ये दौरा। प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष को रिलीज हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। फिल्म अभी भी विवादों में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर ट्रोलिंग का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी बीच फिल्म मेकर्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। वहीं बीते दिनों इस मामले पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई की है और साथ ही कुछ गंभीर मुद्दों को उठाते हुए मेकर्स को जमकर लताड़ भी लगाई है। निर्माताओं को यह कहते हुए फटकार लगाई गई कि इसमें रामायण के पात्रों को बड़े शर्मनाक तरीके से दिखाया गया है। आदि पुरुष पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को यह भी कहा कि रामायण, कुरान या बाइबल पर विवादित फिल्में आखिर बनाई ही क्यों जाती है, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है।
तो देखिए, आदि पुरुष को लेकर लगातार सियासत जारी है, तो वही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी फिल्म मेकर्स की जमकर लताड़ लगाई है। सीधा रुख करते हैं सागर का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सागर, आदि पुरुष लगातार जो विवाद है इस फिल्म पर गहराता जा रहा है। वहीं बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिल्म मेकर्स को लताड़ लगाते हुए सागर क्या कुछ बड़ी बातें हैं जो कही हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, जब से आदि पुरुष रिलीज़ हुई है 16 जून की बात है, तब से लगातार विवादों में ये फिल्म आई है। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए, हिंदू मान्यताओं को लेकर और हिंदू परंपराओं को लेकर इस फिल्म में कई सवाल उठाए गए हैं। क्योंकि देखिए, राम सीता लक्ष्मण जी की बात है और इसमें कहीं न कहीं देखिए रामायण को लेकर ये पूरी फिल्म जो है गठित की गई है। तो इसमें जो सवाल उठाए गए हैं, डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं और निर्देशन करने वाले हैं, उन पे सवाल उठाए गए हैं कि इस तरह से, किस तरह से आप लोग इस तरह से फिल्म बना सकते हैं। क्योंकि इसका विरोध भी कई जगह पे हुआ है और कई राज्यों में भी हुआ है, कई ज़िलों में भी हुआ है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देखिए, उसके बाद ये फिल्म निर्देशक हैं, उसके बाद हाईकोर्ट पहुँचे, तो हाईकोर्ट ने साफ सीधा तौर पे ये सवाल खड़ा किया था कि आप किस तरह से ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो हिंदू मान्यताओं पे, हिंदू परंपराओं पे सवाल खड़ा कर दे। तो देखिए, कहीं न कहीं मुस्कान, एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप हिंदू मान्यताओं पे या किसी भी धर्म को लेकर अगर कोई ऐसी फिल्म बनाते हैं, तो उसमें आपको पूरी तरह से कहीं न कहीं ये ध्यान देना चाहिए कि ये फिल्म ऐसी ना हो कि किसी भी धर्म को लेकर आहत हो या फिर किसी भी मान्यता को लेकर आहत हो। जी बिल्कुल, देखिए सागर, जब भी कोई फिल्म बड़े पर्दे पर आती है तो सेंसर बोर्ड पहले उस फिल्म को देखती है, जब डन करती है तभी वो फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होती है। ऐसे में बीते दिनों जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेंसर बोर्ड पर भी जो सख्त टिप्पणी है वो की है कि आखिर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज होने से पहले बिना कुछ सीन्स देखे आखिर उसे ओके कैसे कर दिया। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है मुस्कान, आपका सवाल बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो उसका सेंसर बोर्ड में सबसे पहले सेंसर बोर्ड उसको देखता है। उसके बाद जो है, अगर वो फिल्म ओके होती है, फिर किसी भी भावनाओं को या फिर किसी भी धर्म या जाति विशेष को कोई आहत नहीं करती, तो उसके बाद वो रिलीज़ की जाती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठता है मुस्कान कि देखिए, अगर फिर सेंसर बोर्ड ने अप्लाई कर दिया है, सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, तो उसके बावजूद भी, लेकिन हाँ, जो देखने वाले लोग हैं उन्हें ये लग रहा है कि उनकी धर्म या फिर मान्यताओं को या फिर जाति विशेष को लेकर अगर ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड पर भी बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह से सेंसर बोर्ड ने इन सब चीज़ों को देखते होने के बावजूद भी किस तरह से फिल्म को अप्रूवल दे दिया और किस तरह से फिल्म को वहाँ पे अप्लाई कर दिया, किस तरह से फिल्म को रिलीज़ करने दिया। देखिए, बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि सेंसर बोर्ड और तमाम जो लखनऊ में है और फिर तमाम ज़िलों में हैं, तमाम हिंदू संगठन जो है इस पूरे मामले को लेकर धरना भी दे चुके हैं और पुतले भी फूंक चुके हैं। चाहे पुण्य प्रसन्न जोशी हो, चाहे फिर इसके लेखक हों, माफ़ कीजिएगा, लेखक हों इसके, और तमाम जो लोग हैं जो इसमें कैरेक्टर हों, उसको लेकर भी तमाम सवाल पैदा कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद सेंसर बोर्ड ने अप्लाई किया है या अप्रूव किया है, तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है मुस्कान। जी देखिए सागर, ये कहा जा रहा था कि बैन करने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। इस दौरान हाईकोर्ट ने ये सारी चीजें जो है आदेश दिए हैं या सख्त टिप्पणी भी की है। हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बैन करने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है, उस मामले को लेकर क्या अपडेट है? क्या ये फिलहाल, अब तो मूवी क्योंकि ज्यादातर लोग देख चुके हैं। जी मुस्कान, जाहिर सी बात है, मूवी को यहाँ पे शहर में या फिर देश में रिलीज़ होते तकरीबन 10 से 12 दिन हो चुके, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। और फिलहाल मूवी को लेकर कई चर्चाएं हुई, कई विरोध भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी जो है नहीं रुकी। उसके बावजूद भी एक सेंसर बोर्ड में याचिका दायर की जाती है कि इस मूवी को बैन किया जाए। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया है कि मूवी को बैन किया जाए, फिर रोका जाए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर मूवी में या फिर पिक्चर में इस तरह से कोई ऐसी भावनाएं आहत हुई हैं किसी भी धर्म या जाति विशेष को लेकर, तो इससे बैन होना ही चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए, एक मनोज मुंतशिर हैं, वो बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े शायर भी कहे जाते हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि और भी तमाम लोग हैं इससे जुड़े हैं, मूवी तमाम जो लोग भी जुड़े हैं वो भी
बहुत अपनी अपनी जगह पे अपने अपनी स्थान पे बहुत बड़े ही काबिज लोग हैं, लेकिन हाँ, कुल मिला के देखा जाए तो हाईकोर्ट की तरफ से अभी तक फ़िलहाल कोई अपील नहीं आई है और कोई अभी फैसला नहीं आया कि इस मूवी पर क्या कुछ संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक बहुत जल्द ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। बिल्कुल सागर, ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से फिल्मों को बड़े पर्दे पर रिलीज करने के बाद ओटीटी पर भी लाया जाता है ताकि लोग घरों पर बैठकर ओटीटी पर वो फिल्म देखें, हो सकता है कि ओटीटी पर इस फिल्म को लॉन्च ना किया जाए। धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार आदिपुरुष पर विवाद गहराता जा रहा है। सेंसर बोर्ड पर भी सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। साथ ही आदिपुरुष पर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए फिल्म मेकर्स को कड़ी हिदायत दी है। तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले में इस्तेमाल कार को पुलिस ने आखिरकार बरामद कर लिया है। घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर स्विफ्ट कार पुलिस को खड़ी मिली। जिस युवक के घर के पास खड़ी थी उसी ने पुलिस को सूचना दी। साथ ही सीसीटीवी में कार नजर भी आई है। कार चंद्रशेखर के काफिले के साथ साथ चल रही थी और पुलिस ने 3 संदिग्धों को इस दौरान हिरासत में भी लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। देर रात चंद्रशेखर ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा, मुझे हमले की उम्मीद नहीं थी। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद फिलहाल खतरे से बाहर हैं। आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। हमले की खबर के बाद हॉस्पिटल के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम तक लग गया था और समर्थक चंद्रशेखर को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग कर रहे हैं। उधर चंद्रशेखर ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है, वो भी देखिए। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। तो सीधा रुख करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, बीते दिनों भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत कैसी है? देखिए, अगर बात की जाए तो सहारनपुर के जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया तो डॉक्टरों की एक पैनल ने उनका इलाज किया और बताया कि चंद्रशेखर अभी फिलहाल गंभीर खतरे से बाहर है। ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर चिंता जताई जा सके। कमर के निचले हिस्से में पेट के पास गोली छूकर गई है और ये भी बात बताई जा रही है कि 4 गोलियां फायर की गई थी हमलावर की तरफ से। और बात की जाए तो जिस तरीके से अचानक से हमला हुआ उसके बाद उनको सहारनपुर के जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल वहां पे अभी तक वो एडमिट है और जिला अस्पताल के बाहर उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम सुबह से ही कल शाम से ही देखने को मिल रहा था। फिलहाल चंद्रशेखर आपको बता दें कि खतरे से बाहर चल रहे हैं। ठीक है, देखिए विवेक, एक नया वीडियो भी अब हमले का सामने आया है, जिसमें एक गाड़ी है वो चंद्रशेखर के काफिले के साथ चलती हुई लगातार नजर आई है, जिसको फिलहाल पुलिस ने अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि 3 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो कल सहारनपुर के रास्ते देवबंद में चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले से जा रहे थे। टोयोटा कार में वो सवार थे और एक स्विफ्ट डिजायर कार आती है जिसमें हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वहां से कुछ अज्ञात हमलावर निकलते हैं जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है और 4 गोलियां फायर करते हैं। एक गोली चंद्रशेखर को छू के निकलती है, बाकी गोलियां चंद्रशेखर की गाड़ी पे लगती है और सीट में भी छेद कर जाती है। इसके बाद आनंद फानन में चंद्रशेखर को सहारनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल संदिग्धों की पहचान उनके समर्थकों ने की। जब चंद्रशेखर से पूछा गया कि उन्होंने हमलावर को देखा तो उन्होंने कहा कि वो इस स्थिति में नहीं थे कि हमलावरों की पहचान कर पाए, लेकिन हमलावरों की संख्या 4 बताई जा रही है। उसके बाद सहारनपुर की पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकायदा उनसे पूछताछ भी चल रही है। देखिए विवेक, संदिग्धों से लगातार पूछताछ तो जारी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, तो वही अब एक बार फिर से तमाम विपक्षी दलों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल लाजमी है। देखिए, पहले तो अपराधियों की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो जाती है, अतीक अशरफ की मौत होती है, संजीव जीवा की
हत्या होती है। ऐसे में बीच राह पर चलते हुए एक बड़े पॉलिटिशियन पर हमला हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस हमले के बाद से सभी विपक्षी दलों के, राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के ट्वीट लगातार आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से अगर पिछले 3 महीने का सिनेरियो उठा के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और बात की जाए तो जिस प्रकार से शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करते हुए इस हमले की निंदा की और कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला हो गया है, आम जनता की बात छोड़िए, जनप्रतिनिधि अब सुरक्षित नहीं रह रहे हैं। अगर बात की जाए तो लगातार आजाद समाज पार्टी के द्वारा आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, बाकायदा ज्ञापन भी दिया गया। राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पे जिला अध्यक्ष लखनऊ के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता जुटे थे आजाद समाज पार्टी के, जिन्होंने एक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। जिला अध्यक्ष का कहना था कि जिन्होंने हमला किया है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमले के पीछे एक बड़ी साजिश भी बताया गया है। देखिए विवेक, हमलावरों का तो अभी फिलहाल लगातार जो भी संदिग्धों से पूछताछ का दौर जारी है। ऐसे में पुलिस के मुताबिक किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए अगर बात करें तो 306 माफ कीजिएगा 307, 506, 120 बी और SC ST के एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, बाकायदा संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करना लगातार पुलिस जारी रख रही है। कुछ ऐसा अपडेट अभी पुलिस के तरफ से नहीं आया है जिसपे खुल के बातचीत की जा सके। पुलिस अपना समय ले रही है, संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। अगर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल से एक प्रतिनिधि मंडल भी चंद्रशेखर का हालचाल लेने सहारनपुर जिला अस्पताल गया था। रालोद के विधायक प्रसन्ना चौधरी जिला अस्पताल पहुंचे थे, वहां उन्होंने बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाया और कहा कि चंद्रशेखर एक जनप्रतिनिधि। अगर बात करें तो चंद्रशेखर का कद बहुजन समाज में लगातार तेजी से उभरता चला गया है। एक दलित नेता के रूप में चंद्रशेखर पिछले कुछ सालों में तेजी से उभरे हैं। अगर बात करें तो पश्चिम के क्षेत्र की तो वहां पे चंद्रशेखर का दबदबा कायम रहता है, युवाओं में चंद्रशेखर का काफी क्रेज है और आजाद समाज पार्टी लगातार कई जिलों में इस हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन दे रही है। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद पर जो बीते दिनों हमला हुआ उसका नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि उनके काफिले के बगल में एक स्विफ्ट डिजायर कार चल रही है। इसी गाड़ी में हमलावर आए जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग चंद्रशेखर के काफिले के साथ ही चंद्रशेखर की गाड़ी पर भी की थी। तो वही दूसरी तरफ आईजीआरएस मामले में एलडीए और नगर निगम की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने माना कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम जनता की शिकायतों की सुनवाई करने में हीला हवाली करते हैं। नगर निगम और एलडीए मामले में डिफॉल्टर भी बनाए गए हैं। तो देखिए एलडीए और नगर निगम पर एक्शन लेने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से शिकायतों में हीला हवाली पर डीएम सख्त हुए हैं तो उन्होंने बैठक में कहा कि नगर निगम और एलडीए आईजीआरएस के मामले में डिफॉल्टर है, ना तो वो जनता की समस्याओं को सुन पाते हैं और अगर सुनवाई भी कर लेते हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जब यह हाल प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है तो अन्य जिलों का हाल क्या होता होगा, जहां पर फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर तो पहुंचते होंगे अधिकारियों के पास, लेकिन उनकी समस्याओं का ना तो निस्तारण होता होगा और अगर निस्तारण होने की प्रक्रिया भी शुरू होती होगी तो उसमें ना जाने कितना समय लग जाता होगा। तो शिकायतों में हीला हवाली पर डीएम ने सख्त रुख अपनाए हैं और आईजीआरएस मामले में डीएम ने साफ तौर पर समीक्षा बैठक में कहा है कि सुनवाई नहीं होती है। इस बैठक में और क्या कुछ कहा गया है इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, आईजीआरएस मामले में एलडीए और नगर निगम की समीक्षा बैठक में डीएम ने साफ तौर पर अब यह कह दिया है कि मामलों पर हीला हवाली होती है, शिकायतों का निस्तारण नहीं होता है। और बैठक में क्या कुछ डीएम ने कहा है? तो देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आईजीआरएस यानी मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल के तहत उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जब योगी सरकार बनी थी तो उन्होंने इसका शुभारंभ किया और ये कहा था कि जो भी शिकायतें इस पर की जाएंगी उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की समस्या है जनता को तो वो जनता आईजीआरएस के माध्यम से संबंधित विभाग को वो शिकायत दर्ज कराएगी और शिकायत दर्ज कराने के बाद जो भी उस विभाग का जिसका उत्तरदायित्व होगा वो उस विभाग का अधिकारी उस मामले को संज्ञान में लेगा और समस्या का तत्काल निदान कराएगा। और कुछ समय सीमा भी दी गई थी जिस समय सीमा के अंतर्गत उन समस्याओं का निदान कराना था।
जिसमें मैं आपको बता दूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम है, ये जी। अव्वल दर्जे पर इनका नाम आया है। और नाम किस चीज में आया है? डिफाल्टर में नाम इनका आया है। जी। आईजीआरएस की जो शिकायतों का संज्ञान लेने का मामला है, उसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए और नगर निगम, ये दोनों डिफाल्टर की सूची में आए हैं। और यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं सूर्यपाल गंगवार, उन्होंने एक समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक लेकिन में देखिए ये रितेश, पाया हैरानी की है, बात यह है कि जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये हाल है तो आखिर अन्य जिलों का हाल क्या होता होगा फिर? बिल्कुल सही बात कर रही है मुस्कान आप, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर चीजों पर कमान रखते हैं और अपने अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर राजधानी लखनऊ में ये हाल है तो जाहिर सी बात है कि गांव देहात में और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर समस्याओं का अंबार लगा होगा। बिल्कुल। आईजीआरएस का माध्यम एक सरल तरीका बनाया गया था। मोबाइल के जरिए लोग अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते थे, जो मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे या जो विभागों तक नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए व्यवस्था की गई थी। और उस व्यवस्थाओं को पलीता यहीं के अधिकारी लगा रहे हैं, जनता को दौड़ाते हैं, जनता को परेशान करते हैं। उसमें अव्वल दर्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में यदि कोई भी काम आप कराने जाते हैं तो उसके लिए आपको सालों चक्कर लगाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि थप्पड़ भी खाना पड़ सकता है। अभी आपने देखा होगा कि नागरिक सुविधा दिवस के अंतर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक आयोजन रखा गया था। एक बुजुर्ग गया था अपनी समस्या को लेकर के, तो वहां पर एक ओएसडी थे, उन्होंने उसको थप्पड़ जड़ दिया था, उसके बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया। तो ऐसी तमाम खामियां लखनऊ विकास प्राधिकरण में और नगर निगम में है, जिसका संज्ञान स्वतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेना चाहिए, जिससे जनता की समस्याओं को दूर किया जा सके। फिलहाल अभी लेकिन आईजीआरएस देखिए के माध्यम में रितेश, डीएम ने तो बैठक में मान लिया है कि आईजीआरएस के मामले में एलडीए और नगर निगम पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। अब जब मान लिया गया है तो आखिर कार्रवाई कब होगी सभी अधिकारियों पर जो हीला हवाली करते हैं? देखिए, अभी जो जांच का विषय है, अभी जो बताया गया है, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की तरफ से एक टीम बनाई गई है। उसमें मजिस्ट्रेट लेवल के टीम बने हुए हैं, 5 लोगों का संयुक्त टीम है, वो पूरी तरीके से निगरानी कर रही है। और अब ये बात भी कही जा रही है कि 3 बार लगातार अगर इस तरह का डिफाल्टर अगर सूची में नाम आता है तो प्रतिकूल प्रविष्टि देने की भी तैयारी की गई है, यानी कार्रवाई भी की जा सकती है और शासन को पत्र भी भेजा जा सकता है, क्योंकि जनता की शिकायतों को सर्वोपरि रखा गया है कि कोई भी शिकायत हो तो उसे एक दिन के लिए भी ना रोका जाए, उस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। जो लंबित जितने भी लंबित जो समस्याएं थी, उन लंबित समस्याओं का तुरंत तत्काल उसका जवाब बना के भेजा और जो जनता से कम्युनिकेशन किया जाए, क्योंकि समस्याएं जनता को है तो जनता कहने किससे जाएगी, वो सरकार से ही कहेगी, सरकार से ही गुहार लगाएगी। तो सब मिला करके अभी जो अधिकारियों के ऊपर अभी किसी प्रकार की लगाम तो नहीं लगी है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में यदि ये समस्या इस तरह बनी रही तो जितने अधिकारी हैं इसमें सम्मिलित, उनके ऊपर गाज गिरनी तय। बिल्कुल, धन्यवाद रितेश इस खबर पर जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आईजीआरएस के मामले में कोई भी सुनवाई नहीं होती है। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने समीक्षा बैठक करते हुए साफ तौर पर जो लखनऊ का एलडीए है और जो नगर निगम है उसको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया है, यानी कि शिकायतों में हीला हवाली मिलने पर डीएम ने सख्त रवैया अपनाया है। वही डीएम ने सख्त हिदायत दी है कि अगर आने वाले समय में एलडीए और नगर निगम का नाम लिस्ट में अगर बरकरार रहता है तो अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आएगी, क्योंकि आईजीआरएस के मामलों के जरिए जो जनता है वो अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचती है, अधिकारियों को सुनाती है, ताकि अगर वो मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज को नहीं पहुंचा पा रहे तो एलडीए और नगर निगम के जरिए ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि जब बैठक हुई तो डीएम ने भी ये आदेश दे दिया कि अगर अगली बार एलडीए और नगर निगम का नाम डिफॉल्टर लिस्ट में आता है तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आईजीआरएस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है। समीक्षा बैठक में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। तो देखिए, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।